पटना में एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें उस समय के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र नारायण यादव जी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किए और दिल्ली से और देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ महत्वपूर्ण लोगों को उन्होंने बुलाया था, जिसमें हमें भी उन्होंने बुलाया था। जाति जनगणना के सवाल पर ही वो एक ऑडिटोरियम था, वहाँ पर नाम भूल रहा हूँ जगह का, कॉमर्स विभाग से संबंधित कुछ था, उसी के ऑडिटोरियम में हो रहा था, जो सरकार का ही शायद है वो। वहीं भाई आलोक जी से लोहिया जी भी गए थे और भी मुजफ्फरपुर कई साथी गए थे। तब वहाँ पहुँचे, वहाँ मुलाकात हुई, जो कहा कि मुजफ्फरपुर आइए चर्चा कीजिए इस विषय पर। बड़ा अच्छा लगा, मैं आने लगा यहाँ पे। उन्होंने कहा कि भाई आप कार्यक्रम कीजिए, भाई नरेश जी भी जुड़े, सब लोग मिल के बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में कार्यक्रम किया और लोगों को जाति जनगणना के मुहिम से अवगत कराया, जाति जनगणना जैसे सवाल से अवगत कराया और इसके होने वाले लाभ से अवगत कराया। उस समय लोगों को लगा कि पॉलिसी का बात था, पॉलिसी कोई समझता नहीं है। इस सड़क बन गई है तो जब कोई पॉलिसी बना रहा होगा, जब भी कभी कोई, तो उस समय लोगों को यहाँ नहीं लगा, समझ में बात आई होगी। लेकिन जब ये बन के और आज पिच हो गया तो लोगों को लगा रही है बढ़िया सड़क बन गई है, चलने लायक है। लेकिन एक दौर कभी भविष्य मैंने पास्ट में रहा होगा, यह सड़क नहीं होगी। तो पॉलिसी तो होता है, जब बनता है तो उस समय तो पता नहीं चलता बहुत सारे लोग, लेकिन बन जाता है। तो जब हम लोगों ने उस अभियान को लगातार देश भर में चलाते 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 यहाँ तक पहुँचाया, सदन में कई बार चर्चा हुई, बिहार सरकार तो करा दिया, बहुत प्रेशर क्रिएट करना पड़ा इसमें और करा के तुरंत लाभ भी दिया रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए। अब दलों के अंदर बैठे लोग ये कह नहीं सकता कि भाई हम लोगों के कारण ये हो गया। अब भाई आप सिस्टम में बैठे थे, आप चीफ मिनिस्टर थे, सब कुछ थे, 1990 से अभी तक तो आप ही लोग मुख्यमंत्री थे भाई। 2023-24 में, 23 में, 22 में, 21 में दिमाग में आपको क्यों बात आई? पहले आ जाना चाहिए था, कोई रोकता भी नहीं जितने पावरफुल थे। तो आपने कराया, बधाई के पात्र हैं। जिन लोगों की भूमिका रही सरकार के सिस्टम में, सारे लोग बधाई के पात्र हैं, लेकिन कराया और हमारे समाज के बच्चों को तत्कालिक लाभ मिला। लेकिन जो बड़ी लाभ मिलनी है इससे, जब तक राष्ट्रीय स्तर पर देश में जनगणना नहीं हो जाती तब तक बात नहीं करने वाली। इस देश के संसाधनों का किस तरह से वितरण होना चाहिए था और किस तरह से सब लोगों को एक मुकम्मल विकास की ओर बढ़ना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। इस देश की सारी पूंजी मतलब 2-3 लोगों के हाथ में सिमट गई। गरीबी बढ़ती चली गई, अमीरी की खाई और ऊंचाई होती चली गई। तो ये सब चीज़ें जो है कंट्रोल करने के लिए और रिप्रेजेंटेशन जो के लिए जो रिजर्वेशन 1990 में लाया अम्बेडकर साहब, तो उस ज़माने में दे दिए थे, लेकिन 90 में पिछड़ों को मिला, इसके पहले पिछड़ों को नहीं था। तो रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल आया धीरे धीरे कि भाई सब नौकरियां हो, हर तरह का साधन हो, वहाँ ये कैसे होगा। तो धीरे धीरे तो मिला, लेकिन आर्थिक संबल कैसे आए, आर्थिक मजबूती कैसे आए, अभी इस पर मंथन नहीं हो पा रहा। अब भारत सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे विभिन्न तरह की सरकारें, अपना काम एक चुनाव सिस्टम है उसके तहत काम करती है। तो अपना काम कराने के लिए जो टेंडर निकालती है, टेंडर छोटा हो टेंडर बड़ा हो, लोग बड़े बड़े ठेकेदार ले लेते हैं, फिर पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, फिर उससे छोटे वाले को दे देते हैं। तो अभी हम इस पर भी सवाल मैं उठा रहा हूँ मजबूती से कि जो भारत सरकार और राज्य सरकारें जो टेंडर देती है सरकारी योजनाओं का, उसमें भी आरक्षण लागू कर देना चाहिए, उसमें भी इस वर्ग के लोगों को मौका देना चाहिए। एक डिबेट कराने में मुझे सफलता मिल चुकी है, तो लोगों ने कहा कि भाई पूंजी का अभाव हो जाएगा। तो मान लिया कोई 2000 करोड़ रुपये का टेंडर ले लिया, कोई 1000 करोड़ का टेंडर ले लिया, पैसा है ही नहीं इसके पास, तो काम कैसे ऑर्गेनाइज करेगा। तो जो बैंकों से ऋण देने की जो व्यवस्था है, उसमें आज भी भारत में, आज भी पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, किसी प्रदेश और किसी जगह विशेष से नहीं, उस ऋण में भी सिर्फ खास लोगों को ही ऋण मिला, सब लोगों को ऋण नहीं मिला रोजगार धंधे को मजबूत करने के लिए। तो बैंकों का जो लोन देने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें भी यह बात तय हो भाई। जब मान लिया कि यह सड़क जानी है, 1000 करोड़ का ये टेंडर है, स्वाभाविक है हमारे लोगों के पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं होगी। शायद ही बिहार भर में कोई होगा जिसको 1000 करोड़ रुपये का डायरेक्ट पूंजी होगा, मैं नहीं मानता, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कहीं भी, खासकर अपने पिछड़े हुए समाज की मैं बात कर रहा हूँ। तो
वो 1000 करोड़ का टेंडर दिलाने में आरक्षण तुम्हें अगर दिला दिया तो पूंजी कहाँ से आएगी। तो बात अभी पूंजी पर अटकी पड़ी है, इस पर चर्चा मैं चला रहा हूँ कि बैंक उसको लोन मुहैया कराएगा। भाई हज़ारों करोड़ अंबानी को दे देते हो ना, हज़ारों करोड़ आप अडानी को दे देते हो ना, हज़ारों करोड़ बिरला घराने को आप दे दिए, डालमिया घराने को दे दिए, तो बैंक में पैसा किसका है इस देश, लोन कहाँ से देती है? तो आपके पैसे का लोन देती है। जो आप पैसा जमा करते हैं चाहे जिस माध्यम में जमा करते हैं, आप समझते हो मेरा पैसा, वो आपका पैसा कहाँ है? आपके पैसे का तो उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा हो। जिसकी इस देश में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और उसका साधन है, आप 500 रुपया रखे, कोई 1000 रुपया रखा, कोई 1 लाख रखा, कोई 50,000 रखा, कोई 5 लाख भी रखा। पैसा तो इस देश का सबसे बड़ा आबादी सेक्टर कौन है? देश का पिछड़ा वर्ग ही तो है। 85% से जिसकी अधिक आबादी हो तो छोटी छोटी संसाधन वहाँ हज़ारों करोड़ से ऊपर में तब्दील हो जाती है, और उससे फिर उन लोगों को मौका दिया जाता है, हमारे लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता है एकदम। लोन पाने वाले में आप यहाँ स्थानीय स्तर पर मत समझ लीजिएगा कि हाँ जी उसको 10 लाख का लोन मिल गया, उसको 5 लाख का लोन मिल गया था, वो किया वो नहीं किया, वो डिफॉल्टर हुआ फलाना हुआ, वो नहीं। सिस्टम में मजबूत होने के लिए आर्थिक स्वावलंबन और आर्थिक संबल दोनों जरूरी है। तो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये काम एक मेरा अभी अधूरा है, जिस पर हम लंबे समय से सोच रहे थे। इस सवाल को मैं उठा रहा हूँ और आने वाले समय में आपसे मेरी मुलाकात हो ना हो, रिश्ते बन जाएंगे तो बराबर मुलाकात होगी। लेकिन याद करिएगा कि भाई ठेका पट्टी में भी एक आरक्षण की व्यवस्था हुई, और सरकार जो मान लिया 100 ठेका निकाली पूरे बिहार प्रदेश में, या मान लिया कि इस जिले में 100 तरह के कामों का ठेका निकला, तो उसमें 50 काम हमारे भी लोगों को एकदम निश्चित तौर से उसको आवंटन होगा। तो आर्थिक मजबूती आएगी, आर्थिक मजबूती आएगी तो शिक्षा समृद्ध करेगा, स्वास्थ्य समृद्ध करेगा, अपना जीवन शैली समृद्ध करेगा, अपने आस पड़ोस को भी समृद्ध करेगा। जब तक आर्थिक मजबूती नहीं आएगी नहीं आ पाएगा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी था जो छूटा हुआ था, इस काम को मजबूती के साथ करना है। तो हम लोग चल रहे थे, जब मैं यहाँ आया तो चूँकि जनगणना के सवाल को लेकर हम यहाँ आए हुए थे, पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था, जो जनगणना चल रही थी उस प्रक्रिया को हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। तो आप लोग देखे ही होंगे, सुने ही होंगे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ कुछ मुहिम चलाना चाहिए, बिहार में शुरू करना चाहिए। तो हमारे लोहिया जी हैं, हरचंद्र भाई और आलोक भाई, हमने पूछा कि भाई पिछली बार तो हम लोग निकाले थे, आप लोग बड़ी तत्परता के साथ सत्याग्रह का स्थल को चुना आपने, और गांधी आश्रम से चल के गांधी की सत्याग्रह स्थल से हम लोगों ने रथ यात्रा निकाला और 10-12 जिलों तक लगातार चली। तब तक राज्य का मुखिया उसको संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेके मीटिंग हम लोगों की हुई। मीटिंग में सारी बात को समझते हुए उन्होंने कुछ सहमति अपनी जताते हुए आगे बढ़े। लेकिन अब इस पर रोक लग गया और इसको ऊंची जात का लोग होने नहीं देगा। जिस तरह से जनगणना कराने में मुझे कामयाबी 2010 में ही मिल गई थी, वर्ष 2011 में जो जनगणना होनी थी और जो हम लोग मुहिम चला रहे थे, तो पार्लियामेंट में पहली बार चर्चा हुई और उस चर्चा में हिंदुस्तान के जितनी भी पार्टियां उस समय थी संसद में, सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया था कि यहाँ जनगणना करा दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जो महत्वपूर्ण ऊंची जात के लोग जो नुमाइंदगी कर रहे थे, जो सांसद थे, जो मिनिस्टर थे, उन लोगों को लगा, और जनगणना आयुक्त उसमें दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण आदमी था, मिस्टर चंद्रमौली करके उनका नाम था, जो सेंसस कमिश्नर थे। उन लोगों ने महसूस किया कि अगर जनगणना हो जाएगी तो फिर भूचाल आ जाएगा, पिछड़ा वर्ग एकदम जग जाएगा, सारे संसाधनों पर अधिकार मांगने लगेगा, उसको कैसे रोका जाए। तो जनगणना को डिरेल करना होगा। जनगणना को धीरे धीरे उन लोगों ने संसद में ली गई निर्णय को उन लोगों ने धीरे धीरे डिरेल करा दिया। इसमें प्रणब मुखर्जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, मर गया, इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में चिदम्बरम की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिंदा है। मणिशंकर अय्यर की बड़ी भूमिका थी, जिंदा है, कि जनगणना देश में ना हो। भारतीय जनता पार्टी से जेटली साहब नहीं चाहते थे कि देश में जनगणना हो, सुषमा स्वराज जी नहीं चाहते थे देश में, और चितपावन ब्राह्मण जितने थे उस दल में वो लोग भी नहीं चाहता था। लेकिन चूंकि मजबूरी थी, शरद यादव जी एनडीए के उस समय कन्वेनर थे, जो एनडीए गठबंधन था उस दौर में उसके कन्वेनर थे, और कन्वेनर थे तो भारतीय जनता पार्टी डरती थी डायरेक्ट खुल के विरोध करने में। लेकिन अंदर टेबल ये सब मिलकर जनगणना को खत्म कर दिया। तो देश में हो कैसे जनगणना, फिर से कि देश में हो जनगणना, जो मुहिम मैं वर्षों से 2008 से चला रहा हूँ, उस मुहिम को लेकर जब बिहार सफलता की ओर बढ़ी तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया।
रोक लगाया तो इन साथियों ने कहा कि लोकतंत्र की धरती वैशाली है। मैं वैशाली कभी नहीं आया था, आसपास आता रहा, इस सब एरिया में घूमता रहा, लेकिन वैशाली खास करके हम समझ रहे थे कि लोकतंत्र की धरती रही है विश्व में, ये हम जानते थे कि लोकतंत्र की धरती, लेकिन मैं यहाँ आया नहीं था। हम कहा वैशाली बड़ा खुशहाल होगा, वहाँ के लोग बड़े समृद्ध होंगे, शिक्षा अच्छी होगी, चिकित्सा अच्छी होगी, और पारंपरिक रोजगार धंधे भी अच्छे विकसित होंगे, खेती से संबंधित कल कारखाने भी जो चल रहे होंगे, तो चीनी हो रहा होगा, गन्ना हो रहा होगा, बहुत तरह की चीज़ें हैं, टमाटर होता है और सब क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे संबंधित रोजगार धंधे भी होंगे। मेरे मन में मतलब कल्पना थी कि ऐसा होगा वैशाली, उसका अपना स्टेशन होगा जिससे कि पूरे देश लेवल से कनेक्टिविटी होगी वैशाली की। जब यहाँ घूमने के लिए जब मैं आया और कैंपेन चलाया देश में हो जाति जनगणना, और एकदम कड़ा प्रेशर क्रिएट किया यहाँ से लेके दिल्ली तक, फिर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हुई, पटना हाई कोर्ट का जस्टिस 2 अगस्त को, फिर अभी हम लोग का कैंपेन चल ही रहा था, बंद नहीं हुआ था, 2 अगस्त को दिन में 2:30-3 बजे फैसला किया। हम उस समय पारू या सरैया में हम लखिंदर साहनी जी के यहाँ थे, उस तरह से बैठ के हमारी चर्चा चल रही थी। सिस्टम को हिलाना, आइए जाति जनगणना अभियान रथ निकालेंगे, उसमें साथ कीजिए कि देश में कैसे हो जनगणना, उस मुहिम में मेरा आप साथ कीजिए। और साथ आपको देना है लखिंदर भाई कि जब आपके मोहल्ले में ये अभियान को लेकर हम लोग आएँ तो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए सहयोग कर दीजिए, हम बदले में आपसे कुछ लेने नहीं आए, सहयोग कर दीजिएगा, ताकि प्रेशर पड़े दिल्ली तक और इस पर निर्णय जल्दी हो। तो वहीं थे तो कोई उनको आके बताया कि भाई हाई कोर्ट ने रोक जो लगा था वो हटा लिया और कहा जनगणना राज्य सरकार करे। चलता रहा, तो जब मैं घूमने लगा लगातार, तो जब कई चरणों तक हम इस वैशाली लोकतंत्र की धरती को घूमा, कि हम आज 8वें चरण में मैं घूम रहा हूँ, तो पाया कि यहाँ सबसे बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग की है, वह मालिक है यहाँ का, वह निर्णायक है यहाँ का, वो जो चाहेगा वही हो सकता है। तो हमने कहा फिर पिछड़ेपन का कारण क्या है? यह क्षेत्र इतना उपजाऊ क्षेत्र है, इस क्षेत्र की इतनी खुशहाली होनी चाहिए था, लेकिन इसका पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो हमने शिक्षा की ओर ध्यान दिया, तो पाया एक भी बेहतरीन स्कूल नहीं है। फिर मेरा ध्यान गया चिकित्सा के लिए, तो लोग बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? तो कुछ गांव में ऐसा गया कि जिस गांव की पगडंडी ऐसी है कि वहाँ से बेचारा निकल के वो शहर नहीं आ पाता होगा। तो उन्होंने पूछा किन लोगों का गांव है भाई? ताकि सब पिछड़े वर्ग के लोगों का गांव। आज भी है, मैं इसी क्रम की मैं बात कर रहा हूँ, परसों पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि विकास क्यों नहीं हुआ इस सब क्षेत्र का? तब मैंने नज़र डाला कि भाई इस क्षेत्र के जो चुनकर जाने वाले लोग थे वो कौन कौन लोग थे, इस क्षेत्र से कैसा आदमी चुनकर जाता था सदन में, विधानसभाओं में। तो उस पर जब नज़र डाला तो एकदम खास वर्ग के लोगों को ही पाया। मैंने कहा कि भाई तो वैशाली तो गुलाम है, यहाँ की जनता गुलाम है, तो कहने के लिए लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र पूरे विश्व में मानी जाती है, पूरे विश्व को यह लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाली ये पावन धरती, जो भगवान महावीर और बुद्ध की भी स्थली रही है, जो दुनिया में शांति का पाठ पढ़ाया दोनों ने, उसकी धरती का ये बदहाली, वहाँ के लोगों के, बुद्ध के लोगों की ये हाली बदहाली, महावीर के लोगों की ये हालात, इस पर तो काम करना चाहिए, इसको आज़ाद कराना चाहिए, इसके लोगों को आज़ाद कराना चाहिए। तो भाई सबसे पहले बात पॉलिटिकल इंटरेस्ट करो, जिसका इतना वोट हुआ आदमी आज हाशिए पर है, उसको कहने की बात ज़रूरत है, उसके साथ संवाद करने की ज़रूरत है। और वैशाली से वैशाली के किसी पिछड़े बेटे को चुनाव में उतारो, विधानसभा के इलेक्शन में उतारो, वोट आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको लड़ाने के लिए प्रेरित करो, ताकि एक मैसेज जाए और ताकि विकास की जो गंगा बहनी चाहिए थी वो गंगा वहाँ बहे। विकास की जो रूपरेखा वैशाली के अंदर होना चाहिए वो दिखे, वैशाली के आम लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान होना जरूरी है वो दिखे, वहाँ की शिक्षा मुकम्मल हो, वहाँ का चिकित्सा व्यवस्था मुकम्मल हो। ये सब जब तक पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होती है इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए, इसका फैसला देश की पार्लियामेंट में होता है, तो पार्लियामेंट में इस विषय पर चर्चा होना जरूरी है। तो हमने पूछा, पहली बार मैं उस समय था मठ टोला में, और उसी दिन राज्य सरकार ने जनगणना की परिणामों का घोषणा किया था, मेरे ख्याल से शायद 2 अक्टूबर का समय था। हम सब तमाम साथी थे मठ टोला में, तो मैंने सामंती और गुलामी का प्रतीक मुझे वहाँ दिखा। वहाँ के लोगों ने आकर मुझे कहा कि हम लोग के आसपास का जितना जगह ज़मीन है, हम लोग का जो रास्ता है, वो सब बाबू साहब लोगों का है,
हम लोग थोड़ा सा भी कुछ करेंगे बकरी भी चल जाता है। कई महिलाएं माताएं बहनें आके कई मुझे बकरी चली गई गलती से भी तो पकड़ के बकरिए लेके चला जाता है, छोड़ता नहीं है सर। और वहाँ वो बैठे हुए थे, उस वर्ग में से एक व्यक्ति बैठे हुए थे पहले से, तो जमा भी रहा था और उनको गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन जब इसी तरह से जब आधा घंटा 1 घंटा हम लोग की बातचीत हुई तो हमारे उन भाइयों में थोड़ी ऊर्जा मिला और उन लोगों ने कहना शुरू किया। तो हमने पूछा कि कहा कि ना ना हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग का तो रखवालिए करता है लोग, हम लोग ऐसा नहीं करते। कितना बकरी पकड़ के ले गए अभी तक, सच सच बताइए। मेरे साथ इसी तरह से कुर्सी लगा के बैठे थे। लेकिन ना कभी कदाल हो जाता है, डराने धमकाने के लिए ऐसा कर दिया था। अब हम लोग वैसा कर सकेंगे, वैसा नहीं कर लिया। उन लोगों ने बताया कि रास्ता नहीं है, रास्ता देखिए काट दिया, जेसीबी से खुड़वा दिया है। लोग ले गए दिखाने मुझे, अभी देखिए इतना रास्ता है, जेसीबी से तालाब बना दिया था कि हम लोग उधर से नहीं जा सके। हम लोग को उधर से जाने के लिए देखिए कितना दूर घूम के जाना पड़ता है। तो गुलामी की जंजीरें हमको वहाँ भी दी थी। और उसी मटटोला में इंडिया टुडे का रिपोर्टर अचानक हमसे बात करता है, उसकी एक स्टोरी करता है जिसमें मटटोला का नाम उसने लिखा, जो देश की सर्वोच्च पॉलिटिकल मैगजीन इंडिया टुडे, जो आज तक चैनल है उसी की वो मैगजीन है, टीवी टुडे ग्रुप का वो मैगजीन है। उसमें लिखा उसने उस गांव का, वहाँ की तस्वीरें भी कुछ छपी। तो इस वैशाली की आज़ादी के दौर में चर्चा तो जरूरी है। तो हमने कहा जब सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने 23 मार्च को, जब हम 7वें चरण के अंतिम दिन की जो हमारी बैठक थी मुजफ्फरपुर में, हम लोगों ने एक मीटिंग किया सभी साथी मिलकर, और वहाँ हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टियों से डिमांड किया कि ये वैशाली की गुलामी की जंजीर तोड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी आज तक संसद में उस वर्ग का कोई नुमाइंदगी करने का उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अवसर नहीं दिया। तो मैं एनडीए या एनडीए, इंडिया और एनडीए दोनों से अपील करते हैं, दोनों बड़ी दल है इस समय देश की, यहाँ से किसी पिछड़े के बेटे को टिकट दे और वैशाली को आज़ाद कराए। वैशाली राजनीतिक तौर पर भी गुलाम है, शिक्षा चिकित्सा तमाम चीज़ों में तो गुलाम है ही, राजनीतिक तौर पर भी वैशाली गुलाम है। इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए पार्टी पहल करे और हम लोग उसको मदद करेंगे। टीम जनित अभियान, अगर पिछड़े का बेटा आता है तो उसको मदद करने के लिए हम लोग लगातार कैंपेन चला रहे हैं। हम लोग हजारों आदमी से अब तक मिल चुके हैं, हजारों आदमी से, जिसके बीच इस तरह की चर्चा चली। हम लोग उनसे अपील करके उसको कोशिश करेंगे कि उसको एक नुमाइंदगी का अवसर मिले। लोगों का वोट का तंत्र है, पैसा चलता है, पैसा बोलता है। हमारे सब लोग, आप बोल रहे हैं राजनीति की बड़ी अच्छी बात है, सब बिक जाता है, पैसा लेता है, बिक जाता है। तो भाई पॉलिटिकल ग्रुप में, पॉलिटिकल सिस्टम में एक तो ये भी दौर था, जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा जी का कितना बड़ा दौर था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे आदमी पैदा देते हैं इस हिंदुस्तान की राजनीति में, और वो आते हैं और कितने गरीब गुरबा, पूरे देश भर में कितने गरीब गुरबा के बच्चों को उन्होंने सदन तक पहुंचा दिया। इसी बिहार की धरती पर मधेपुरा के 1952 की पहली आम चुनाव में देश आज़ाद हुआ था। किराई मुसहर जो कि हल चलाने का काम करता था सामंतियों के घर में, उन सामंतियों का टिकट काट के डॉक्टर लोहिया ने उसको सदन में भेज दिया। इसी वैशाली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत वो दौर चल ही रहा था। उस लोहिया के बाद कर्पूरी ठाकुर जी आए, उन्होंने भी बड़ा काम किया, कई तरह के अधिकार लोगों को दिया। हम लोग का बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता था, फेल कर जाता था, कर्पूरी ठाकुर कितना अधिकार कम से कम मैट्रिक पास कर जाए। अंग्रेजी एकदम अनिवार्य करके रखा था, अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय बनाओ ताकि कम से कम मैट्रिक तक की डिग्री मिल जाए उसको, नहीं तो कोई मैट्रिक पास करे और कई आदमी मिलता था। फिर उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, कर्पूरी कितनी उनको जलालत झेलनी पड़ी। कर्पूरी जी चले गए, इस लोग नहीं रहे। कर्पूरी के बाद शरद जी का दौर स्टार्ट होता है राष्ट्रीय स्तर पर। कर्पूरी जी बिहार के स्तर पर रह गए। लोहिया के बाद अगर किसी बातों को बढ़ाने का, इन नीतियों को निर्धारित करने के लिए अगर किसी ने संघर्ष की बीड़ा उठाई तो सोशलिस्ट जगत से शरद यादव जी जैसा नायक आता है पार्लियामेंट में, 25 वर्ष की उम्र में सदन का सदस्य बनता है और लगातार इस विषय पर बोलता है, किसान का विकास कैसे हो, गरीब के बेटे का विकास कैसा हो, और हजारों हजारों घंटा पार्लियामेंट में जो उनका पूरा जीवन समर्पित रहा, इस देश के पिछड़ों के उत्थान के लिए रहा, इस देश के पिछड़ों के उत्थान के लिए, नीतियों के निर्धारण के लिए रहा। और जब वो बिहार घूमने आए 89 में, 1989 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनने के पहले,
चौधरी देवीलाल, बीपी सिंह, समाजवादी टोली के अन्य महत्वपूर्ण नेता मधुलिमी, सब जब घूमना शुरू किया, राजनारायण, ये सब सोशलिस्ट लीडर जब बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से निकल के जब चला कि बिहार घूमना जरूरी है, चौधरी देवीलाल जी की अध्यक्षता में उस समय चंद्रशेखर जी भी, सब लोग निकले और बिहार का चप्पा चप्पा इन लोगों ने घूमा और न जाने कितने गरीब गुरबे के बच्चों को टिकट देके चुनाव लड़ा के सदन में पहली बार सदन की शोभा बढ़ाई और मंडल लागू किया। मंडल लागू किया, बीजेपी का समर्थन था, सरकार गिर गई मंडल लागू करते ही, समाजवादी धारा वहीं लड़खड़ा गई और धीरे धीरे पूंजी हावी होता चला गया। और अब पूंजी इतनी हावी हो गई कि कोई इस पर बात करना पसंद नहीं कर रहा है। इसी क्षेत्र में साहेबगंज से शरद यादव जी ने एक गरीब आदमी को एमएलए बना दिया, मुजफ्फरपुर से हिंद केसरी जी को एमएलए बना दिया, महेश्वर क्या नाम है उनका पूरा? महेश्वर यादव जी को गाय घाट से बना दिए, शशि राय को बना दिया उन्होंने विधायक। यानी जो लोग ऐसा मिला सबको ढूंढा, कहा कि भाई गरीब गुरुआ का बच्चा सबको आगे बढ़ा दो। कर्पूरी के बाद कर्पूरी ठाकुर जी अभियान बिहार में चलाते थे कि गरीब गुरुआ सामाजिक आदमी, सोशलिस्ट आदमी है, उसको आगे बढ़ा दो। उसमें धन इस तरह से हावी नहीं था। आज जब मैं सोसाइटी में घूम रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, तो लोग कहता है कि भाई तू सकेगा, पैसा कितना है, उसको पैसा लगाया। अब समझिए सिस्टम में एक तो जाति का वर्चस्व और जाति का दंश, दूसरा पूंजी का प्रभाव और पूंजी का दबदबा, ये दोनों चीज़ मिला के जब वो टिकट खरीद के लाता है पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो जितने में भी लाता है, फिर जनता के बीच आता है, जनता के बीच आता है तो फिर अपना साधन फेंकता है, वो पकड़ता है अपना एजेंट के तौर पर, सबको पकड़ता है। वो एजेंट बेचारा जनता के बीच में जाता है, कुछ खाया, कुछ खिलाया, कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहाँ गिरा करता है और एजेंट वोट उसको दे देता है। इस तरह की चर्चा करते आप लोगों ने किसी को पाया आज तक? सवाल कीजिए अपने जनप्रतिनिधियों से कि हमारे वैशाली में भाई आज तक एक विद्यालय अच्छी क्यों नहीं हो पाई? आज शिक्षा कितनी महंगी हो गई। आप बच्चों को स्कूल भेजिएगा, एक बच्चा को पढ़ाने में 7-8 हज़ार रुपया महीना लगेगा, फीस लगेगा प्राइवेट स्कूल, अगर अच्छी स्कूल में आप पढ़ाते हैं। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना यहाँ होनी चाहिए थी, नहीं हुआ। एक अच्छी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होनी चाहिए कि लोग बीमार हो, सरकार का अस्पताल हो, जिसमें वो मुफ्त में इलाज करा सके, मुकम्मल सुविधा उसको यहाँ मिल पाए, नहीं है वैसा नहीं। और रोजगार धंधा के साथ जितना चीनी मिल था आसपास में सब बंद पड़ा है। मैं गया मोतीपुर वहाँ घूमने, मैंने देखा जंगल है, सैकड़ों बीघा जमीन जंगल लगा हुआ है, यूँ बाउंड्री वाल करके पड़ा हुआ है। अगर वो सब चीज़ें होती रहती तो गन्ना की खेती होती तो किसान को कुछ तो आर्थिक मजबूती आती, कैश क्रॉप होता, नकदी फसल के तौर पर तुरंत बिकता, पैसा मिलता। फिर पारंपरिक खेती जो है उससे संबंधित कुछ रोजगार, कुछ उद्योग धंधे विकसित करते। तो ये सब कैसे होगा? इन्हीं सवालों को लेकर हम लोग लगातार घूम रहे हैं। और फिर जब चुनाव का समय आया तो पॉलिटिकल पार्टियों ने, जो हम लोगों ने आह्वान किया था, डिमांड किया था कि भाई अब किसी वैशाली के किसी पिछड़े के बेटे को टिकट दे दीजिएगा, लेकिन वहाँ तो पैसे का खेल होता है, पिछड़ा कहाँ पैसा दे के टिकट ले पाएगा? इसमें दम है, पैसा दे के टिकट ला पाएगा? नहीं। तो फिर दोनों ने वैसे ही प्रभाव किया और ऐसा प्रभाव किया कि अपराधियों को टिकट दे दिया।